मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल जो होता है ना, मौर्य के बाद आता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। कहाँ पे प्राप्त हुआ है रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख? गुजरात के गिरनार पर्वत पर। प्रश्न कैसे बनेंगे बोलिएगा सभी लोग, ठीक है। पूछा जाता है कि रुद्रामन का जूनागढ़, रुद्रामन का अभिलेख, ठीक है, कहाँ से संबंधित है? अभी ऐसे पूछा गया जूनागढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? रुद्रामन से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बात करेंगे किस लिपि में है, तो ध्यान में रखिएगा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो इस अभिलेख में आप देखोगे तो संस्कृत का जो प्राचीनतम काव्य शैली है उसका नमूना आपको प्राप्त होता है। इस संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत मतलब ये अभिलेख की लिपि क्या है, तो क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इनमें रुद्रामन की वंशावली, विजयो, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो सुदर्शन झील के बांध के, ठीक है, पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था, ठीक है। इस अभिलेख का बात करेंगे, मुख्य उद्देश्य क्या था? इस अभिलेख को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण मतलब सुरक्षित रखना। कुजुल कटफिश की बात करेंगे, कुजल कटफिशेस, ठीक है। और 45 से लेकर 85 ईस्वी ने भारत पे सर्वप्रथम पचमत्तर प्रदेश पे अधिकार कर लिया, ठीक है। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। कुजुल कटफिशेस ने किसने? अब यहाँ पे आएगा ना, इसके बाद आएगा, ध्यान में, कुजुल के बाद आता है कि भीम नाम का शासक आता है, ठीक है। तो कुजुल कटफिशेस की बात करेंगे तो इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुजुल कटफिशेस ने क्या चीज के सिक्के जारी किए? पूछता है प्रश्न, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बताइए। केवल तांबे के सिक्के। केवल तांबे के, ठीक है। उसके सिक्के पे, ठीक है, धर्मथिदस तथा धर्मतीर्थ, इस धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम भीम कटफिशेस के काल में ही, ठीक है, भारत में कुषाणों की सत्ता स्थापित हुई। भीम कटफिशेस के काल में ही भारत में कुषाणों की सत्ता स्थापित होती है। भीम कटफिशेस ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भीम कटफिशेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। तो कुजुल कटफिशेस ने क्या चीज के सिक्के चलाए थे? केवल तांबा ने। उसके बाद आएंगे भीम कटफिशेस, तो भीम कटफिशेस क्या चलाएगा? तो तांबा प्लस सोना दोनों। क्या होगा? तो भीम हाँ। कटफिशेस क्या चलाएगा? स्वर्ण प्लस तांबे के सिक्के चलाए। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पे मिलती है, ठीक है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की, मतलब शिव का पुजारी था इसलिए, क्योंकि इसके सिक्के पे जो चीजें मिली वो कहीं ना कहीं, ध्यान रखें, शैव धर्म से संबंधित है। चाहे शिव हो या फिर त्रिशूल हो या फिर नंदी हो, इसीलिए इसने कौन सी उपाधि धारण की? ठीक है, महेश्वर। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों के शासन में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, स्वर्ण सिक्के का प्रचलन, ठीक है, इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, ठीक है। यही इंडो ग्रीक राजा था, जबकि जबकि इन्हें, ठीक है, नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है, ठीक है। किसे जाता है? तो इसको नियमित, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान में रखिए, कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों प्रकार के सिक्के व्यापक पैमाने पर प्रचलित किए, सोना का भी और तांबे का ही, ठीक है। कुषाण शासकों में भीम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी, ठीक है। कुजुल कटफिशस ने नहीं, कुजुल कटफिशस के बाद भीम कटफिशस आएगा। तो भीम कटफिशस ने सर्वप्रथम मतलब क्या किए? तो सोने के सिक्के मतलब इन्होंने क्या किए? जारी किए। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर, ठीक है, बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पे किसका अंकन देखने को मिलता है? बुद्ध का अंकन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। वधियों का प्रमाण पुराण, ठीक है, अष्टाध्यायी एवं बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त है, ठीक है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन आपको देखने को मिलता है। कनिष्क ने, ठीक है, सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है, ठीक है। कनिष्क के सारनाथ का जो बौद्ध अभिलेख है, ठीक है, तो सारनाथ का बौद्ध अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। उसकी तिथि कितनी है? तो 81 ईस्वी है, ठीक है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष, ठीक है, सारनाथ में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये प्रतिमा को मथुरा से लाके, ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण का तीसरे वर्ष, ठीक है, सारनाथ में स्थापित की गई थी। ये कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ? सॉरी, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। और इसको मथुरा में स्थापित किया गया था, 81 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कनिष्क ने, कनिष्क के अब तक अभिलेख में, ठीक है, 4 शहरों के नाम का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कनिष्क का कौन सा अभिलेख? रबतक अभिलेख, ठीक है। अभिलेख का नाम क्या है? रबतक। तो कनिष्क के रबतक अभिलेख में
ठीक है। कनिष्क के रब तक अभिलेख में, ठीक है, आपको क्या था यहाँ पे, चार शासकों के नाम आपको देखने को मिलते, सॉरी, चार चार शहरों का। शहरों के नाम आपको देखने को मिलता है। कौन कौन है चार शहर? एक साकेत है, एक कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और श्री चंपा है। बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, कनिष्क के रब तक अभिलेख में इनमें से कौन से शहरों का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, साकेत का है, कौशाम्बी का है, पाटलिपुत्र का है और श्री चंपा का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को, ठीक है, 135 विक्रम संवत में, ठीक है, शकों ने पराजित करके इनके उपलक्ष्य में, ठीक है, शक संवत चलाया था। तो जैन ग्रंथ की माने, ठीक है, तो विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में, ठीक है, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को शक ने पराजित किया था, इसके उपलक्ष्य में, ठीक है। इसी प्रकार की आरंभिक तिथि की बात करेंगे तो 135 में से 57 घटा दीजिएगा तो 78 ईस्वी आती है, ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान, अभी इसको समझना थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा कठिन होता है, ईस्वी पूर्व ईसा कैसे होता है उसको जरा समझते हैं। तो वर्तमान में तिथि, हर्ब एवं वर्ष के लिए, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कैलेंडर? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो विश्वव्यापी है, जो कि दुनिया में चलता है। इसको ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं। वर्तमान कैलेंडर को 57 जोड़ देने पे, ठीक है, वर्तमान कैलेंडर में अगर आप 57 अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो विक्रम संवत आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो वर्तमान कैलेंडर में कितना जोड़ देंगे तो विक्रम संवत प्राप्त होगा, ठीक है, 57, ठीक है, तथा 78 घटा देने पे शक संवत प्रारंभ होता है। जैसे अगर बात कर, अभी अगर कोई आपसे पूछेगा अभी विक्रम संवत कितना है, अभी कितना चल रहा है, अगर अभी 78 जोड़ पूछेगा बताओ देंगे। विक्रम संवत कितना है, नहीं, 57 जोड़ देंगे। ठीक है। 2074 है। तो ध्यान में रखें कितना जोड़ देंगे उसमें, 2024 में 57 जोड़ देंगे, 7 4 11 8 तो 2081 हुआ। है, ठीक है। अगर पूछेगा शक संवत कितना है तो 24 में से नेगेटिव। कितना, 78 घटा देंगे। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, पर इंडियन कितना हो गवर्नमेंट तो जाएगा? सखी समूह लेके चल रही है तो हम्म 40। ठीक है, ध्यान में रखें, इतना 1940 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गया। तो ऐसे प्रक्रिया आपकी चलती है, ठीक है। तो विक्रम संगत निकालने के लिए 57 को आपको जोड़ना पड़ेगा और शक संपत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 78 को घटा देना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी चीजें निकल जाएगी, ठीक है। बात करें चैत्र, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना क्या होता है, ये भी पूछता है, चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। विक्रम संवत के अन्य दो नाम भी देखने को, एक कृत संवत है, एक मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करेंगे, शक संवत को अपनाया गया। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? शक संवत है, ठीक है। विक्रम संवत है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? शक संवत, ठीक है। और शक संवत प्राप्त करने के लिए क्या करने पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान तिथि में से कितने घटाने पड़ेंगे आपको, तो 78 आपको घटा देने होंगे, ठीक है। अश्वघोष की बात करें, किसके राज्य कवि थे अश्वघोष? कनिष्क के राज्य कवि थे, ठीक है। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। वसुमित्र ने किसके बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, तो क्या बताएंगे? चतुर्थ। चौथे नंबर के बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श तथा चरक, चारों ही कनिष्क के दरबार में संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे, पता है ना। तो हाँ शुंगकालीन हाँ। विद्वान थे पतंजलि, और ध्यान में रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, वो उनके राज दरबार में रहते थे। कौन सा उन्होंने वो ऐसे सर लोगों को, यज्ञ करवाया था एक, ये बहुत फेमस है। हाँ, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, ध्यान में रखेंगे। तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। मतलब पतंजलि ने ऐसे लोगों का शिष्य बनाया जो कि सब बिना किसी अध्ययन के संस्कृत बोलते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महानतम शासक जो था कौन था? कनिष्क था। सीमाएं उत्तर में चीन के तूर्फान, कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी में पूरब में पूर्वी उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेरिफिल शब्द इरिथेरियन से, इसका लेखक का नाम अज्ञात है, मतलब कोई लेखक इसका नहीं पता चल रहा है, ठीक है।
और अरिकामेडू कहाँ पे पड़ेगा? पुडुचेरी के पास में पड़ेगा। तो वहां पे मतलब खुदाई में ऐसे बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जल मार्ग से होता था। ठीक है, इसको करने के बाद एक सेट भी करेंगे आज बीएसएससी का। ठीक है, केवल जीके वगैरह देखेंगे उसका, तो इसलिए कोई भागेगा नहीं, उसको सेट को बनाएगा। सेट नंबर डाल दिए 5 नंबर। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाण शासकों की सशक्त नौसेना का उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता, मतलब कुषाण शासक के पास सशक्त नौसेना नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क के काल में, ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जहां से प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, पूछता है गंधार शैली, बात करेंगे मथुरा शैली किस शासक से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो कुषाण से कुषाण। संबंधित है। ठीक है, कौन कौन शैली है? गंधार है, दूसरा गंधारियन आर्ट ऑफ मथुरा। स्टाइल, और दूसरा मथुरा आर्ट ऑफ स्टाइल। ठीक है, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। ठीक है, भारत और यूनानी आकृति अगर आपस में मिलेंगे, ठीक है, भारतीय कला और यूनानी कला मिलकर क्या बनाते थे? ठीक है, तो गंधार शैली बनाते थे। जबकि मथुरा क्या था? तो मथुरा एक क्षेत्रीय कला था। ठीक है, इस काल शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण दोनों थे। इस काल का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण से यूनानी बौद्ध भी कहते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या था? बुद्ध था। ठीक है, इंडो ग्रीक भी कहते हैं, या फिर गिरको रोमन भी कहा जाता है। गंधार कला सदैव हरित, स्तरित एवं शिष्ट चट्टान का प्रयोग की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान में बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने तो बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर कुषाणकाली मूर्ति का एग्जाम्पल था, पूछा भी जाता था बामियान बुद्ध का मूर्ति कहाँ पे था? तो अफगानिस्तान में था। लेकिन वहां पे तालिबान जब वहां पे टेक ओवर करता है, ठीक है, तालिबान जब वहां पे टेक ओवर करता है, तो सबसे पहले वहां पे बुद्ध भगवान का जो प्रतिमा जो था बामियान बुद्ध का, ठीक है, उसको उड़ा देता। मैं आपको बामियान बुद्ध का प्रतिमा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग को देखना चाहिए कितनी खूबसूरत थी, जो कि तालिबान जो था राम सेतु उसको मूवी में मतलब भी उड़ा दिखाया देता है। था। क्या? राम सेतु मूवी आई थी, उसमें भी दिखाया था बामियान। फिर वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट गए थे। हम्म। खड़ी मूर्ति थी बामियान में शायद। हाँ, देख रहे हैं? हम्म। ये आपके बामियान बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक है, तालिबान इसको बम से उड़ा दिया। देखिए, यही बामियान बुद्ध की मूर्ति थी। दिख रहा है? ये चट्टान को काट के बनाया गया था। ठीक है, इंसान देखिए कहाँ पे है, इंसान देख रहे हैं कितना छोटा है। मतलब इसी से अंदाज लगा सकते हैं मूर्ति की हाइट कितनी विशालतम हाइट है। दिख रहा है ना? हम्म। ठीक है, इंसान देख रहे हैं पैर से भी नीचे आ रहा है। एक आदमी जो खा रहा है देख रहे हैं कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखिए, ना ही आ रहा है। तो इससे इस मूर्ति का विशालतम का अंदाज आप लगा सकते हैं। तो मुख्यतः मूर्ति को कैसे बनाया गया था? चट्टान के काट के बनाया गया था। ठीक है, हाँ, तो बामियान पहाड़ियों को काट कर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पे एक ही बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, और भी थी। ठीक है, कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ होती है। अगर पूछा कि बाल विवाह की प्रथा कब प्राप्त होती है? कुषाण काल में। ठीक है, हालांकि पहले भी थी, लेकिन मुख्यतः कुषाण काल में इसका आपको देखने को मिलता है। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति हो जाती है। बाल विवाह के प्रचलन में उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में बाह्य आक्रमणों को कालों का सही आक्रमण इस प्रकार है। सबसे पहले भारत पे कौन आक्रमण करेगा? बाहरी आक्रमण में सबसे पहले यूनानी। सिकंदर का आक्रमण 326 में होता है ना? ठीक है, और 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शक आएंगे, उसके बाद कुषाण आएंगे। तो सबसे पहले यूनानी, याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आया भारत से आक्रमण करने के लिए? यूनानी। यूनानी। उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे, कुषाण और एक फिर मिनट, ईरानी। हाँ ठीक है, बाद में ईरानी बहुत बाद में आता है। ठीक है, ठीक है। आप चलेंगे तो ये सारे आते हैं। ठीक है, ईरानी शासक डेरियस प्रथम, ठीक है, 522 से 486 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का परिषद शामिल था, तथा पूर्व में इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था।
मिनांडर तथा उसके पुत्र, ठीक है, एस्टर्गो, मुनांदर तथा उसके पुत्र एस्ट्राडो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं, ठीक है। एस्ट्रेटो द्वितीय के सिक्के, एस्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से, ठीक है, 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। अब पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने, ठीक है, 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश के भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है, ठीक है। ये तो ब्राह्मण था तो श्योर है, लेकिन मतलब पाणिनि के अनुसार अगर बात मानेंगे तो ये भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। अयोध्या के लेख से पता होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। अब पुतंजलि जो थे, पतंजलि की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो अयोध्या का लेख किससे संबंधित है? अगर पूछेगा अयोध्या का अभिलेख किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, बिल्कुल। शुंग वंश का 9वां शासक, ठीक है, भागवत अथवा भागभद्र था। कौन था? 9वां शासक की बात करेंगे, भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन, ठीक है, एंटियाला किट्स का राजपूत हेलिडोरियस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का ग्रहण कर लिया। इसके बारे में जानकारी आपको विदिशा बेस नगर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके भगवान विष्णु की पूजा भी की। तो बेस नगर जो कि बेस नगर अभिलेख है, फिर विदिशा अभिलेख किससे संबंधित है? हेलियोडोरस से संबंधित है। क्या पता चलता है? उसने वहां पे भागवत धर्म का पूजा किया था और भागवत धर्म को अपना लिया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करें, कौन था? देवभूति था। देवभूति का मंत्री का नाम क्या? वासुदेव था। वासुदेव के षड्यंत्र के द्वारा मारा गया। अब वासुदेव ने जिस वंश की नींव जो डाली मगध के ऊपर, वो मतलब कौन सा वंश कहलाया? कण्व या फिर कण्व। कण्वायन के नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश दक्षिण सॉरी मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश का संस्थापक सिमुक है, सिंधुक भी कहते हैं या फिर शिप्रक भी कहते हैं। सारे के सारे इसी के नाम है, सिंधुक भी, सिमुक भी और शिप्रक भी, पुराणों के अनुसार। जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो सुशर्मा का हत्या किसने की थी? सिमुक ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुराने में कुल 30 या, ठीक है, 31 सातवाहन राजाओं के नाम आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं के देखने को मिलती है, ठीक है। और मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सतवाहन से, ठीक है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य से संबंधित है। तो कभी कभी पुराण का नाम पूछता बताओ ये पुराण किससे संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। गुप्त पुराण सॉरी वायु पुराण गुप्त शासकों से। वायु क्या होती है? गुप्त होती है ना, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वायु पुराण गुप्त शासकों से, ठीक है। विष्णु, ठीक है, विष्णु का आप देखेंगे, विष्णु के एक अवतार क्या? श्री कृष्ण जी है, मोर पंख धारण किए रहते हैं। तो कभी पूछेगा तो बताइए किसे विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश में मछली का उत्पादन बहुत होता है, तो उससे भी ध्यान में रखेंगे। आंध्र सातवाहन, ठीक है, संबंधित कौन सा? मत्स्य पुराण। सातवाहनों के, ठीक है, सातवाहनों के वास्तविक राजधानी की बात करेंगे तो प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। इसकी राजधानी की बात करेंगे, कहां पे थी? प्रतिष्ठान थी या फिर उसी को पैठन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि पुराणों में इस राजवंश के को, ठीक है, आंध्र वृत्तीय या फिर आंध्र जातीय कहा जाता है। इसकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसकी आरंभिक राजधानी सबसे पहला अमरावती था। कहाँ पे था? अमरावती था। लेकिन इसका प्रचलित राजधानी जो हुआ बाद में प्रतिष्ठान या फिर पैठन होता है। पुराने के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम, पुराणों का कृष्ण का पुत्र, ठीक है, एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवां वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें, ठीक है, नाना घाटा अभिलेख से जारी मिलता है, ठीक है। अगर पूछेगा नाना घाटा अभिलेख किस वंश के शासकों से संबंधित है, तो क्या आंध्र बताएंगे? सत्तावन। आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है नाना घाटा अभिलेख। सातवाहन शाह की बात करें, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सबसे लोकप्रिय सबसे प्रचलित शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चतुवर्ण मतलब 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। मतलब इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी के कहना था जो मतलब ये वर्ण व्यवस्था जो समाप्त हो रही थी, तो मैंने उसको बना के रखा, ठीक है। जाति एक वर्ण दूसरे वर्ण से न मिले उसको, मतलब मैंने क्या किया? मैंने रोक दिया। मतलब वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को मैंने क्या किया? रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहते हैं। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है।
गौतमी पुत्र की माँ का नाम बात करेंगे, गौतमी पुत्र का माँ का नाम जो था, इसका नाम था गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम था नासिक अभिलेख, ठीक है। नासिक अभिलेख जो किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से संबंधित है, अपने पुत्र के बारे में लिखती है। अब पुत्र को उसने अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है, तथा खतीय तथा खतीय तप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प तथा मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की बात करेंगे को दक्षिणा दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। पुलवामी को क्या कहा गया, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को क्या गया है, दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है, ठीक है। दो पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पे बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक की बात करें, उसका नाम यज्ञ श्री सातकर्णी। इन वंश के शासकों के नाम में माँ का नाम लगा होता था, मतलब कहा जाता है इस वंश के शासकों में, ठीक है, महिलाओं के बहुत अधिक आपको प्रधानता देखने को मिली है, लेकिन वंश जो था पितृशात्मक ही था, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे क्या है, कलिंग के, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक का नाम क्या था, कलिंग में चेदी वंश का नाम महामेघवाहन, क्या बताएंगे, कलिंग में चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन जो था इस वंश का संस्थापक था। कलिंग का, ठीक है, चेदीय वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। खारवेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खारवेल ओडिशा के प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित, ठीक है, उदयगिरी का पहाड़ी का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। और हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। भारतवर्ष शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ है, भारतवर्ष शब्द कहाँ पे, हाथी गुफा अभिलेख। उसका एक बिना तिथि का, ठीक है, हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिना तिथि का अभिलेख भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसने इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण आपको देखने को मिला है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या मिला है, तो 13 वर्षों तक का इसकी जानकारी आपको खारवेल के बारे में देखने को मिलती है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राजा चोल, चेरा और पांड्य को पराजित किया था। पांड्य शासकों से उसने गधे से हल चलवाया था, ठीक है, पांड्य शासकों से उसने क्या किया था, गधे से भी हल चलवाया था। इसका जैन के प्रति भारी झुकाव था। और ये जो था, ये खारवेल जो था किस धर्म का संरक्षक था, तो जैन धर्म का, ठीक है। जैन धर्म। आप चलेंगे पूर्वी पूर्वी रोमन शासक, ठीक है, जिसका नाम था जस्टिनियम, को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो पूर्वी रोमन शासक का नाम था जस्टिन। जस्टिन से इस शब्द बना है, जस्टिस शब्द बना है, ठीक है। तो जस्टिस शब्द जो जानते हैं, न्याय जो शब्द जानते हैं, जस्टिन, ठीक है, जस्टिनियन से इस शब्द बना है, जस्टिस शब्द बना है, ठीक है। तो ये पूर्वी कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने बता दिया, एक्चुअली में वहीं से लिया गया है, ठीक है। रोम से बहुत सारी चीजों का ऐसे हूबहू, मतलब अंग्रेजी इतिहासकारों ने वर्ड को रूप में, जैसे सेडिशन, सेडिशन क्या था, आदमी का नाम था, लेकिन सेडिशन एक्ट से राजद्रोह कानून बना दिया गया, नाम पे ही है। यहाँ पे जस्टिनियन जो था सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से था। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। इसने संपूर्ण रोमन कानून को ही मतलब अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, संशोधन कर दिया, इसीलिए जस्टिनियन शब्द जो है, जस्टिस शब्द जो है, यहीं से आया है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हिंद इंसान ने शीशे के सिक्के जारी किए, तो शीशे के सिक्के स्ट्रेटो द्वितीय ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे, स्ट्रेटो द्वितीय ने। निम्नलिखित शासक में किसने सिक्कों पे, ठीक है, संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित करवाए, तो किसके सिक्के पे आपको देखने को मिलेंगे, अगाथोक्लीज, ठीक है, अगाथोक्लीज। निम्नलिखित शासकों में किसने सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित करवाए, तो अगाथोक्लीज। अफगानिस्तान के एक खानम से, अफगानिस्तान के एक खानम से, ठीक है, अगाथोक्लीज के, ठीक है, सिक्के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिन पर वासुदेव कृष्ण और शंकरसन का चित्र उकेरा गया है, ठीक है। इसका बताइए, जा क्वेश्चन कहाँ है, निम्नलिखित कौन तीनों में समय सानिक नहीं है, समय समायिक नहीं है, अन्य तीन के सामने बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर मिलिंद प्रसेनजीत। नहीं है। तो ये मिलिंद नहीं। बिंबिसार, प्रसेनजीत, गौतम सबके सब एक दूसरे के समकालीन है, जबकि मिलिंद नहीं है, ठीक है। यही मिलिंद है जो कि मिलिंद पन्हो में आपको नाम से जाना, मिनांडर एवं मिलिंद के बीच का, मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नागसेन और मिलिंद के बीच में जो प्रश्न जवाब जो है किसमें देखने को मिलते हैं, तो मिलिंद मिलिंद पन्हो। पन्हो में देखने को मिलता है। मिलिंद बहुत सारा सवाल करता है, बौद्ध धर्म का भिक्षु जो रहता है नागसेन बेतुका सवाल। इसको जवाब देते हैं, ठीक है।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके शासनकाल में आपको देखने को मिलता था? काठियावाड़ के रुद्रावन। ठीक है, कौन सा अभिलेख है काठियावाड़ के शासक रुद्रावन से? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़। रुद्रावन का जूनागढ़ अभिलेख। इसकी लिपि बता था, लिपि क्या है इसकी? खरोष्ट लिपि। ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, शुद्धतम संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। संस्कृत भाषा का अभिलेख प्राप्त संस्कृत अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। संस्कृत भाषा का शुद्धतम अभिलेख है। किस अभिलेख से रुद्रावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां मिलती है? किससे मिलती हैं? ठीक है, विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ठीक है, लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी है। ठीक है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? किसने करवाया? रुद्रदमन फर्स्ट ने। बिल्कुल ठीक है, रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बिना बेगार लिए करवाई थी। बेगार में तो समझ, मतलब किसने मजदूरी देकर करवाया था। कार्डमक क्षत्रपों का निम्नलिखित में किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? के ताम के। ताम मतलब तांबा के। ठीक है, मिलाना है इसको। रुद्रदमन कौन सा शासक था? हिंदी यूनानी शासक था। भीम कटपिसस क्या था? ये शक था। बताइए। कुषाण। कुषाण। भीम कड़फिसस कुषाण था, जो सोना का सिक्का पहला डेमेट्रियस शख्स हो जाएगा। पहलव गोडोफर्निस होगा। सही मिला है सी। एक आ 3। हिंदी यूनानी डिमेट्रियस था। बी का 4। उल्टा मिला दिए। सबसे पहले हो जाएगा एक आ 3। ए में क्या हो जाएगा? एक आ 3। ठीक है, हिंदी यूनानी था डेमेट्रियस। उसका रुद्रदमन की बात करें, ये शक था। रुद्रदमन का जूनागढ़ शक शासक था ये। ठीक है, गोडोफर्निस की बात करेंगे पहला था, ये सही मिला था। कुषाण की बात करें भीम कटपिसस सही। ये दो गो उल्टा मिल गया था। डेमेट्रियस की बात करें हिंदी यूनानी था। रुद्रदमन शक था। गोंडोफर्निस की बात करें पहलव था। और भीम कटपिसस की बात करें कुषाण था। उत्तर तथा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो तांबे के सिक्के सबसे पहले बात किया कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने तांबे के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुषाणों ने स्वर्ण एवं तांबे दोनों के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कटपिसस की बात करेंगे ना, कुजुल कटपिसस, इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। जबकि उसके बाद भीम कटपिसस आएगा। ठीक है, तो ये मतलब तांबा प्लस, ठीक है, सोना दोनों का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्न से किसने एक नियमित रूप से सिक्के चलाए? किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया। बुद्ध के सिक्के का अंकन हुआ किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में किस शासक को सफल सोने के सिक्के जारी करने का ध्येय था? भीम कटपिसस। लेकिन भीम कटपिसस ने सोने के सिक्के तो जारी किए, लेकिन तांबा का सिक्के जारी करना बंद नहीं कर दिया। ठीक है, साथ में तांबे के सिक्के भी इसके समय में जारी होते थे। ये भी ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना। ठीक है, ये किसका था? कनिष्क प्रथम का पिता था। ठीक है, और कुजुल कटपिसस का पुत्र था। ठीक है, और कुजुल कटपिसस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि मैंने ऊपर में लिखा था। ठीक है, कुजुल कटपिसस केवल तांबे, भीम कटपिसस तांबा प्लस सोना दोनों। किसने सर्वप्रथम व्यापक पन्ने पर स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? सबसे पहले भीम कटपिसस ने। किसने? भीम कटपिसस ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अवैध सिक्कों पर किस देवता का अंकन आपको देखने में? कार्तिकेय के देखने को मिलता है। ठीक है, अवैध सिक्कों पर किसका मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ, ठीक है, बौद्ध प्रतिमा पर अभिलेख पे तिथि क्या अंकित है? 81। ठीक है, कितनी है? 81 है। ठीक है, मथुरा से लेकर सारनाथ में जाकर अवस्थित कर दिया गया था। और कनिष्क का राज्याभिषेक 78 में, यह 3 साल का बात है। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। 3 साल का बाद का है। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक क्या हुआ? जब जस्ट अभी बताया। ठीक है, एडी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बीसी करवा के गलती करता है। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ हुआ? तो शक संवत वही जिससे कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, तो साथ में शक संवत का भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो कि विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को इसने पराजित कर दिया था। और शक संवत निकालने के लिए क्या तरीका है? 135 135 से 135 में ऐड कर देना।
135 में पराजित किया था ना, तो 135 विक्रम संवत को अगर निकालने के लिए 78 घटा देंगे, ठीक है, 57 घटा देंगे तो निकल जाएगा 78 ईसा पूर्व, ठीक है। और भारत के समय निकालने के लिए अभी भारत में जो चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें शक संवत निकालने के लिए क्या करेंगे, 78 घटाएंगे। अब विक्रम संवत के लिए क्या करेंगे, तो 57 जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे, ठीक है। ये विक्रम संवत की बात करें ईसा पूर्व में है, लेकिन शक संवत आपका ईस्वी में है, यह भी ध्यान में रखिएगा। विक्रम एवं शक संवतों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर 135 वर्ष का अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो बताए थे हम वही चीजें हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्न तिथियों के किस एक दिन का तदनुरूपण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 22 मार्च, अथवा 21 मार्च को होता है, ठीक है। पहला महीना क्या होता है, चैत्र होता है, क्या होता है, चैत्र। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ तो 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो इसमें कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 78। बिल्कुल 78 इसमें घटा दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है, 1931। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो क्या होगा बताइए, कनिष्क के समकालीन, अश्वघोष उसके समकालीन था, वासुमित्र भी उसका समकालीन था, तो यही केवल होगा, कालिदास और कंबन तो नहीं था। अश्वघोष किसका समकालीन था, तो किसका समकालीन था, कनिष्क का समकालीन था। निम्नलिखित में कौन है कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है, ठीक है, अश्वघोष थे, चरक भी थे, ठीक है, और कौन नहीं थे, ठीक है, पतंजलि नहीं थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, ठीक है, तो विशाखादत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, ठीक है। बाकी बात करें, अश्वघोष थे, पार्श्व थे, पार्श्व वासुमित्र थे, ठीक है, सबके सब इसके दरबार में थे। निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क ने, ठीक है, रब तक अभिलेख में नहीं किया है, ठीक है, तो श्रावस्ती का नहीं किया, पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है, चंपा है, एक और भी है, क्या नाम था, साकेत, कौन सा नगर था, तो साकेत का भी आपको देखने को मिलता है। इनमें से ठीक है किस में, ठीक है, इनमें से किस में आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, तो ध्यान में चरक ने प्राप्त की है और जीवक ने भी प्राप्त की है, ठीक है। तक्षशिला में, तक्षशिला का स्टूडेंट ये भी थे, क्या नाम था इनका, चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला के स्टूडेंट थे। उनके नाम, उनके गुरु का नाम क्या थे, चाणक्य भी, ठीक है, चाणक्य भी तक्षशिला के ही मतलब विद्यार्थी थे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिशन जाके कहाँ करवा दिया था, यहाँ पे जाके करवा दिया था। उस समय शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है, ठीक है, तो अयोध्या से। और पुष्यमित्र शुंग को जो अश्वमेध यज्ञ जो करवाया, किनके द्वारा करवाया गया, तो पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, पतंजलि के द्वारा करवाया गया, ठीक है। संघों का पूर्वज मूलतः किस प्रांत से थे, शुंगों के जो पूर्वज जो थे मूलतः किस प्रांत से थे, उज्जैन थे। कहां से थे, उज्जैन थे। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत में राज किया, तो शुंग के बाद क्या आएगा, कण्व आएंगे, कौन आएंगे, कण्व आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वन व्यवस्था को रक्षक कहा जाता है, क्योंकि वन व्यवस्था को उसने मतलब क्या किया, चालू करके रखा, अनेक वर्णों को आपस में मिलने नहीं दिया, ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, ठीक है, तो कौन था, सातवाहन था। कौन था, सातवाहन। सिमुक किस वंशों में किसका संस्थापक, सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था, ठीक है, तो सातवाहन का। किसका, सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, किसने हराया, तो पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पांचाऊ, नाम याद रखिएगा, पांचाऊ, ठीक है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कुषाण का फैला हुआ है और मौर्य का भी फैला हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप चलेंगे आगे, ठीक है। बाल विवाह प्रथा, तो आपको ध्यान में रखेंगे, तो किस काल में, तो कुषाण के काल में बाल विवाह प्रथाएं आरंभ हो जाती है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक
गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण के समय में, ठीक है, गंधार कला चित्र शैली सही है। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली पूछ रहा है, ठीक है, तो किसके समय? तो कुषाणों के समय फली फूली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शक छत्तप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या होता था? 1:35 होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के नहीं किए थे, सातवाहनों ने सीसा के, पोटन के, इन सब के सिक्के चलाए थे। दिया होगा नीचे। चांदी हो गया, शीशे हो गया, तांबा हो गया, सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है, अगर पूछेगा सीसा के सिक्के किसने चलाए, तो सातवाहन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे। मिलाना है इसको, ठीक है। गंधार कला की बात करेंगे कुषाण से, मिलिंद पन्हों की बात करेंगे मिनांडर से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रावन का संबंधित है, और पथिक जो होगा तक्षशिला लेख से संबंधित है। गंधार कुषाण से, जूनागढ़ रुद्रावन, मिलिंद पन्हो मिनांडर, मिनांडर और किसका? नागसेन का आपस में बातचीत है इसमें, है ना। नागसेन जो था बौद्ध संत होते हैं, ठीक है, और इसमें तक्षशिला लेख पथिक से। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, अभी जस्ट दिखाया, क्या दिखाया था? बामियान क्या था, किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध के प्रतिमा के लिए था। कि कौन, किसने इसे उड़ा दिया? हम्म, तालिबानियों ने, ठीक है। बोलते नहीं है तो फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है, ठीक है। एक तो 5 से 7 लोग इस क्लास में रहता है, मर्ज कर देंगे बीपीएससी वाले में, ठीक है। जो कला शैली भारतीय और, ठीक है, यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो उसको गंधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? गंधार बोलते हैं। गंधार कला में क्या होता है? तो भारतीय और यूनानी, ठीक है, आकृति का आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसमें मिश्रण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो कनिष्क के समय 2 काला फैलता है, एक आपको कौन सा है? गंधार, और दूसरा कौन था? मथुरा। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दोनों पे असर की बात करेंगे ना, बुद्धिज्म का असर दोनों पे आपको देखने को मिलता है। इसको यूनानी बौद्ध, ठीक है, इंडो ग्रीक, रोमन ग्रीक भी कहते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण जो है गंधार शैली है। गंधार शैली किसका है? तो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण गंधार शैली में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति काल में सदैव हरित स्थलित चट्टान शिष्ट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसमें? गंधार में। कैसा होता है तो ध्यान रखेगा, ठीक है। हरित हरित स्थलित चट्टान, बोले ना, चट्टान के काट कर बामियान वाला बुद्ध का भी मूर्ति बनाया गया। प्राचीन काल के भारत पे आक्रमणों के समय निम्नलिखित में से कौन सा सही काल से? सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए थे, फिर मतलब कुषाण आते हैं। पहला ईरानी शासन से भारत के कुछ भागों को जीत लिया, उसका नाम था डेरियस प्रथम। यही अभिलेख वगैरह जारी करता था जिससे अशोक को भी प्रेरणा मिली थी। अभिलेख जो अशोक ने जो जारी किया, शिलालेख अभिलेख जो जारी किया, कहीं ना कहीं डेरियस प्रथम से अशोक जो था प्रभावित था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना चालुक्य है, पहलव है, राष्ट्रकूट है, या फिर सातवाहना है? तो सबसे पुराना की बात करेंगे तो सातवाहन हो जाएगा। उपयुक्त राजवंश में सबसे पुराना राजवंश क्या है? सातवंश है। इसका स्थापना 60 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। किसने किया था? सिमुक, सिमुक ने किया था। अन्य 7 वाहनों की सबसे लंबी सूची तो नानाघाटा किससे मिला है? अभी बताया था ना, कौन सा? मत्स्य पुराण। तो अन्य 7 वाहनों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में देखने को मिलती है? तो मत्स्य पुराण। यहाँ पे 30 से 31 राजाओं के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है। मतलब 30 से 31 सातवाहनों राजाओं के नाम मिलते हैं टोटल, जिनमें से 30 की जानकारी आपको किससे मिलते? तो मत्स्य पुराण से। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी तो इनकी अमरावती ही थी, लेकिन इनकी राजधानी पाकिस्तान या फिर पैठन में भी अवस्थित थी। वास्तविक राजधानी यहीं पे थी इनकी। निम्न में से कौन सा स्थान महाजनपदों की, सॉरी, सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की राजधानी की बात करें, प्रति स्थान थी, ठीक है। महाराष्ट्र के आसपास का इलाका है ये, ठीक है। निम्नलिखित शासक को किसने एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? किसके लिए? तो गौतमीपुर सात करने ने। क्योंकि इसने क्यों किया? तो वन व्यवस्था को इसने क्या रखा? बनाए हुए रखा। क्या रखा? वन व्यवस्था को बनाए हुए रखा था।
आप चलेंगे, ठीक है। इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। इनकी माँ ने ही इनको अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से संख्या दिया है, गौतमी बलश्रुति का नासिक अभिलेख में एक का ब्राह्मण, मतलब अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। मिलाना है, ठीक है। सातवाहन का पैठण हो जाएगा। शुंग की राजधानी की बात करेंगे पाटलिपुत्र। कदम का बनवासी, चंदेल का महोबा होना चाहिए, ठीक है। शुंग का पाटलिपुत्र था, सातवाहन का पैठण था, कदम का बनवासी था, चंदेल का महोबा, ठीक है। ठीक है। राजधानी सबका आपको याद रखना चाहिए, पूछता है राजधानी, ठीक है। ये तो मौर्य को हटा के ही बना था, तो इसका राजधानी था पाटलिपुत्र होना स्वाभाविक है। सातवाहन का तो पैठण अभी पढ़ाया हूँ, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक राजधानी अगर पूछेगा तो अमरावती करेंगे, क्या करेंगे, अमरावती अमरावती। करेंगे। मिलाइए, ठीक है। निम्नलिखित कलाक्रम सजाइए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, और फिर मतलब चालुक्य, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में, वाकाटक साम्राज्य का स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था, जबकि चालुक्य के, गुजरात वाला चालुक्य का स्थापना मूलराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो सबसे पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य हो जाएंगे। दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के पढ़ के सही गलत पे विचार करने हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत में अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। दोनों सही लग रहा है, ठीक है, दोनों सही है। सातवाहन राजाओं की अगर भाषा की बात करेंगे ना, तो प्राकृत भाषाएं थी, लेकिन संस्कृत भी चलता था, ठीक है। इनके समय हाल जो था, हाल के दरबार में, ठीक है, हाल के दर गुणाढ़ तथा शर्व उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा शर्व बर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान भी रहते थे, ठीक है। हाल नाम का जो शासक जो था, सातवाहन शासक, जो खुद ही मतलब किताब लिखी थी जिसका नाम था गथा सप्तशती। तो यहाँ पे ना प्राकृत भाषा चलता था, साथ में संस्कृत भी चलता था। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ठीक है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। निम्नलिखित में से बताना कौन सा कथन सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रबलसेन प्रथम हुआ, नहीं। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यसेन था ना, ठीक है, गलत हो जाएगा। विंध्य शक्ति प्रबलसेन का पुत्र था। उल्टा लग रहा है ये, केवल एक सही है। वही बोला, ठीक है। पहला शासक विंध्य शक्ति होगा, उसका पुत्र प्रबलसेन होगा। यहाँ पे उल्टा कर दिया, पिता को पुत्र बना दिया, पुत्र का पिता बना दिया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रबलसेन नहीं होगा, विंध्य शक्ति होगा, जो कि इसका संस्थापक था। तो केवल एक स्टेटमेंट क्या है, सही है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में, ठीक है, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता आपको देखने को मिलती है, तो ये अमरावती अभिलेख में, ठीक है। और अमरावती अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के अमरावती से आपको देखना, आई थिंक सातवाहन से ही संबंधित है ये। मिलाना है आपको। गिरनार अभिलेख रुद्रावन प्रथम सही है। हाथी गुफा खारवेल से संबंधित है, सही है। नासिक अभिलेख की बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, यह भी आपका सही है। गलत कौन सा है, भीतरी, भीतरी स्तंभलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है। भीतरी स्तंभलेख इससे संबंधित है, किससे संबंधित, भीतरी स्तंभ स्कंद गुप्त से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, स्कंद गुप्त से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में, ठीक है, श्री परवर्तीय कहा गया है। किसे कहा था, इच्छाबु को कहा गया, किसे कहा है, इच्छाबु को कहा गया है। आगे देखें, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, नहीं करते थे। हम्म, लेकिन इसके पास मिलिट्री नहीं था, सही दिया है ये, करते थे। हाँ, तो सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है, यही केवल सही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का, ठीक है, मिलिट्री बढ़िया नहीं था नौसेना का। कितना क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा नहीं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। और ये, इसमें आपको हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे कि क्या क्या चीज से बताया था मैंने। तिथि वाला भी तिथि रहित है, तिथि नहीं है इसमें। भारतवर्ष का नाम आपको देखने को मिलता है, उदयगिरी पहाड़ी से आपको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। और बिना तिथि का अभिलेख है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित किस वंश से संबंधित है, ठीक है, चेदी,
ये ठीक और ये है। खारवेल जो था ना, इसने क्या किया था, ये पांड्य शासक को पराजित करके उसको हल चलवाया था, अभी गधा से हल चलवाया था। बहुत शक्तिशाली था ये। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? तो खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो चेदी वंश से। ठीक है। हाथी की गुफा के लिए किस विषय में जानकारी देती है? खारवेल के बारे में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18, खंडगिरी में 15 है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। खंडगिरी नहीं है, उदयगिरी पहाड़ है। तीसरा तो गलत लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये खंडगिरी की जगह पे क्या होगा? उदयगिरी। उदयगिरी है। हालांकि दोनों आस पास में ही है, ठीक है। दोनों ज्यादा दूर में नहीं है। उदयगिरी में 18 है, खंडगिरी में 15 है। लेकिन हाथी गुफा अभिलेख आपको खंडगिरी में नहीं मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? उदयगिरी में मिलेगी, ठीक है। वहां पे है। हाँ, इसको कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा खंडगिरी को किस नाम से जानते हैं, तो कुमारगिरी। ठीक है। उदयगिरी को किस नाम से जानते हैं? कुमारीगिरी के नाम से जाना था। दोनों का दोनों ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है, और दोनों आस पास में ही है। ज्यादा दूर में ये नहीं देखने को मिलता है। क्या? हम हम गए हैं सर, वहां पे तो देखे हैं, दोनों आसपास में ही है। हाँ, ज्यादा दूर का नहीं है। आई थिंक 4-5 किलोमीटर का शायद अंतर है, कि उतना भी शायद नहीं है, उतना लेकिन भी नहीं काफी है सर। पास में ही। नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है। उतना भी नहीं है सर। हाँ, तो वो जो भी हो, लेकिन दोनों आस पास में ही है, ठीक है। और यहाँ पे खंडगिरी को क्या बोलते हैं? कुमारगिरी। कुमार। ठीक है। और उदयगिरी को कुमारगिरी। लेकिन मेन अभिलेख जो है ना, हाथी गुफा अभिलेख, जो किसमें मिलता है? उदयगिरी में मिलता है, ठीक है। और इसमें कुछ गुफा जो पहले से बने हुए थे, कुछ को बनवाए भी गए हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ठीक है। जबकि बात करेंगे खंडगिरी में कितना है, उदयगिरी में 18 है, खंडगिरी में 15 है। यहाँ पर भी गलती करवा सकता है, उदयगिरी में ज्यादा है, ठीक है, खंडगिरी में कम है। और खंडगिरी का नाम कुमारगिरी है, उदयगिरी का नाम कुमारीगिरी है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिशियन सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो विधि के लिए, जस्टिस से जस्टिशियन, याद रखिएगा। पेरिफेल्स और एरिथ्रेनियंस किसने लिखी? किसी ने नहीं लिखी भाई। इसका लेखक क्या है? अज्ञात है। क्या है इसका लेखक? क्या है? क्या? अज्ञात है, ठीक है। कल के क्लास में एक चैप्टर एक और छूट गया क्या? नहीं, हो गया। कल के क्लास में ये चैप्टर बड़ा चैप्टर होगा, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर होगा ये, ठीक है। इसमें 100+ क्वेश्चन भी होंगे, तो कल इसको खत्म करेंगे। सब भाग गए, ठीक है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को करेंगे। घर से करना क्या है, और आप मेंस के लिए परेशान नहीं हो। मेंस अभी दिक्कत होगा नहीं लिखने में, पहला बार लिख रही है। अभी बस क्या करना आपको, जो लोग को मॉडल आंसर जो उपलब्ध करवाते हैं ना, उसको पढ़िए ना, उसको 3 बार 4 बार उसको पढ़िए। उसमें से देख कर लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक 10 बार 15 बार 20 बार नहीं लिखेगी, तो एक बार लिखिए पहला बार। पहले बार में कैसे हो जाएगा बताइए? सर मेरा तो अभी तो राइटिंग पढ़िए। ठीक है। तो राइटिंग खराब होगा, हम क्या करें? मेरा खुद खराब होता है, हम क्या कर सकते हैं? हम भी लिखते हैं, मेरा खुद नहीं बनता है, तो हम क्या करें? मेरा मेंस खुद मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मेंस मेंस मेरा खूब प्रॉब्लम है कि मेरा हाथ नहीं चलता है, मन भी नहीं करता लिखने का। सबके साथ इश्यू होता है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। सर राइटिंग हम खराब तो लिखने होता है, हम देखे तो है। कर देंगे। हम आपके कॉपी पे कमेंट भी किए थे, जो आपका कॉपी यस। आया था, यस और सर, आप लिख भी लिखिए। दिया था। स्पेस और राइटिंग का। हाँ, स्पेस बहुत कम दी है, पूरा घिच कर दी है। थोड़ा सा स्पेस इसमें मेंटेन करना है। आज वाला में सर कोशिश किए हैं, लेकिन फिर लास्ट लास्ट तक तो वैसे ही कर दिए हैं। थोड़ा सा स्पेस है, धीरे धीरे लिखते लिखते आदत हो जाएगा। एक किसकी कॉपी थी? कौन थी? ये थी शायद आपकी। एक आप लोग जो कॉपी जब डालेगा, तो एक एक्स्ट्रा पेज खींच लीजिएगा, ताकि हम उस पर कमेंट कर सके, उसमें लिख सके क्या सुझाव। अब इस पे लिखते तो पूरा वर्ड ही मतलब ढका जाता है, जी ठीक सर। है। तो आज। जो कॉपी का एक सादा एक्स्ट्रा पेज खींच लीजिएगा, ठीक है, तब डालिएगा उसको। जी सर।